क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक वक्त का खाना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? प्रिया, एक छोटे से ढाबे में काम करने वाली एक लड़की ने चुपके से एक भूखे प्यासे गरीब बुजुर्ग की मदद की और उनके खाने के पैसे खुद चुका दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी नेकी उसे पल भर में अपनी नौकरी से हाथ धोने पर मजबूर कर देगी। ढाबे की कठोर मालकिन ने उसे बिना किसी दया के दरवाजे से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक 1 घंटे बाद 5 शानदार लग्जरी गाड़ियां अचानक ढाबे के सामने आकर रुकीं, जिसे देखकर पूरा कस्बा हैरान रह गया। ये कौन लोग थे और वे ठीक इसी समय यहाँ क्यों आए थे? आज हम आपको मानवता और संवेदना से भरी एक कहानी सुनाएंगे। अगर आप मानते हैं कि अच्छाई का हमेशा मोल होता है, तो कमेंट में एक लिखकर इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ढाबे के लकड़ी के दरवाजे पर लगी छोटी सी घंटी बजी। जब दरवाज़ा धीरे से खुला, एक हल्की सी हवा अंदर आई, जिसमें देर शाम की मिट्टी की सौंधी महक थी। अभी अभी एक तेज बारिश के बाद धूप निकली थी और सड़क पर जमा पानी शाम की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। प्रिया, जो उस साधारण से ढाबे में वेट्रेस का काम करती थी, मेज साफ करते करते आदत के अनुसार ऊपर देखने लगी। दरवाजे पर एक फटेहाल बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। उन्होंने एक फीके रंग की कमीज पहन रखी थी, जिस पर कई पैबंद लगे थे। पैरों में घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलें थीं और पांव कीचड़ से स्ने थे। उन्होंने धीरे से सिर झुकाकर छोटी सी खिड़की से अंदर झांका और उनकी उदास आंखें ढाबे के अंदर टंगे मेन्यू कार्ड पर जाकर टिक गईं। प्रिया ने कई गरीबों को यहाँ सस्ते खाने की तलाश में आते देखा था, लेकिन इस बुजुर्ग में कुछ अलग था। सिर्फ गरीबी ही नहीं, बल्कि उनके चुपचाप खड़े रहने के अंदाज़े में भी कुछ था। जैसे कि उन्हें हर जगह से ठुकराए जाने की आदत हो, जैसे उन्हें पता हो कि कहीं भी उनका स्वागत नहीं होगा। कमला देवी का यह ढाबा कस्बे के मुख्य बाजार के पास था, जहां गरीब मजदूर अक्सर आया जाया करते थे। हालांकि यह एक मामूली ढाबा था, लेकिन कमला देवी पैसे को बहुत महत्व देती थी। उनके लिए जो भी यहाँ आता, उसके पास खाने के लिए बैठने से पहले पूरे पैसे होने चाहिए। कोई अपवाद नहीं था। प्रिया एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से उनकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज़ नरम थी। बाबा, अंदर आकर थोड़ी देर बैठ जाइए। बुजुर्ग चौंक कर ऊपर देखने लगे। उनकी आंखों में संकोच था। शुक्रिया बेटी, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जेब टटोली और कुछ मुड़े तुड़े सिक्के निकाले। वे ढाबे की सबसे सस्ती चीज़ के लिए भी बहुत कम थे। उन्होंने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में ऐसे भींच लिया जैसे वे अपनी इज्जत और भूख के बीच जंग लड़ रहे हों। प्रिया ने होंठ भींच लिए। उसकी नज़र रसोई की ओर गई, जहां कमला देवी हिसाब किताब में डूबी हुई थी। उसे पता न चले, ये सोचकर प्रिया ने धीरे से कहा, आज ढाबे में दान का खाना बंट रहा है। बाबा, आप बैठ जाइए। वह मुस्कुराई और जल्दी से बुजुर्ग के लिए एक कुर्सी खींच दी। असल में ढाबे में ऐसा कोई दान का खाना नहीं था, लेकिन वह उन्हें भूखे पेट यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। बुजुर्ग एक पल के लिए रुक गए। शायद उन्हें ना सुनने की या किसी ढाबे में बिना पैसे के घुसने पर नाराज़गी भरी निगाहें देखने की आदत थी। इस बार प्रिया की अचानक दिखाई गई दयालुता ने उन्हें थोड़ा हैरान कर दिया। शुक्रिया बेटी, बुजुर्ग ने धीमी भारी आवाज़ में कहा। प्रिया जल्दी से रसोई में गई और गर्मा गर्म चावल, दाल, सब्जी और एक रोटी की थाली ले आई। थाली को उनके सामने रखते हुए उसने प्यार से कहा, खाइए बाबा, अभी गर्म है।
बुजुर्ग ने अपने सामने रखी थाली को देखा। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उस सादे से खाने की खुशबू ने उन्हें एक ऐसे पारिवारिक भोजन की याद दिला दी जो बहुत पहले की बात हो चुकी थी। उन्होंने चम्मच उठाया और धीरे धीरे एक एक निवाला खाने लगे। प्रिया दूर से देख रही थी। मन में एक सुकून था, लेकिन तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई। प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो प्रिया? चौंक कर पीछे मुड़ी। कमला देवी रसोई के काउंटर पर खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे, और उसकी तेज आंखें बुजुर्ग की थाली पर गड़ी थीं। ढाबे में बैठे कुछ ग्राहक भी एक होने वाले तमाशे का इंतजार करते हुए मुड़कर देखने लगे। यह थके उसकी का खारा नी कारा के जाक एक तमाशे का खाली थी। किसी ग्राहक का ऑर्डर है या तुमने खुद से निकाला है? कमला देवी ने गुस्से से पूछा। प्रिया ने अपने एप्रन का कोना भींच लिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। जी, मैंने इसके पैसे दे दिए हैं। पैसे दे दिए? कमला देवी व्यंग्य से हंसी। तुम क्या समझती हो कि यह कोई धर्मशाला है? प्रिया ने सिर झुकाकर समझाने की कोशिश की। मुझे बस लगा कि वह भूखे हैं। भूखे हैं तो मेरे ढाबे का क्या लेना देना? यहाँ बिना पैसे वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कमला देवी के कठोर शब्दों ने ढाबे का माहौल बोझिल कर दिया। कुछ ग्राहकों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। एक पल भी इंतजार किए बिना कमला देवी आगे बढ़ी और बुजुर्ग के सामने से थाली छीन ली। एक ग्राहक ने विरोध में कुछ कहा, लेकिन कमला देवी ने पूरी थाली कचरे के डिब्बे में फेंक दी। बर्तनों की खनक के साथ एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। प्रिया स्तब्ध थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। एक थाली खाना, सिर्फ एक थाली खाना ही तो था। बुजुर्ग चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। उनकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। चलो जाओ यहाँ से, मेरा ढाबा तुम जैसे लोगों को नहीं खिलाता, कमला देवी ने आदेश देते हुए कहा। कोई भी बुजुर्ग के बचाव में खड़ा नहीं हुआ। पूरा ढाबा शांत था। सिर्फ चम्मच और कटोरियों के टकराने की आवाज़ें आ रही थी। प्रिया ने होंठ काट लिए, उसके हाथ कांप रहे थे। बुजुर्ग धीरे धीरे उठे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई नाराजगी नहीं दिखाई। बस उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें थोड़ी उदासी भी थी। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। फिर वह मुड़े और धीरे धीरे चले गए। दिन ढलते सूरज की रोशनी में उनकी दुबली पतली परछाई ओझल हो गई। प्रिया वहीं खड़ी देखती रही, उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या कर सकती थी। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका यह छोटा सा काम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कमला देवी की तीखी चीख पूरे ढाबे में गूंज गई। ग्राहकों की कानाफूसी भी दब गई। जो चम्मच कांटे खाना उठा रहे थे, वे हवा में ही रुक गए। कुछ लोगों ने चुपचाप ढाबे के उस कोने की ओर देखा, जहां एक जवान लड़की मूर्ति की तरह खड़ी थी। मालकिन की गुस्सैल आंखों के सामने माहौल एक पल के लिए जम सा गया। किसी की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिया को लगा कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह फिर भी सीधे खड़े रहने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने कमला देवी गुस्से से लाल चेहरा लिए धमकते हुए कदमों से आगे बढ़ी। तुम क्या समझती हो कि यह कोई धर्मशाला है? कमला देवी ने दांत पीसते हुए अपनी तीखी आवाज में कहा। प्रिया ने होंठ काट लिए। उसकी नज़र उस फटेहाल बुजुर्ग पर गई जो सिर झुकाए बिना कुछ कहे बैठे थे। वह अभी भी उस पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी मुट्ठियां बंधी थीं और उनकी धुंधली आंखों में थकान भरी थी। मैं तो बस क्या? कमला देवी ने उसकी बात काट दी। आवाज और ऊंची हो गई।
तुम क्या सोचती हो कि मैंने यह ढाबा दान करने के लिए खोला है? यहाँ का खाना पानी मेरी मेहनत की कमाई से आता है। उसकी तीखी आवाज़ पूरे ढाबे में गूंज गई, जिससे कुछ ग्राहक चुपचाप सिर झुकाकर खाने लगे, ये जताने की कोशिश करते हुए कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई भी कमला देवी से उलझना नहीं चाहता था। वे जानते थे कि जब वह गुस्सा होती है तो दूर रहना ही बेहतर है। मालकिन जी, आप मालकिन वालकिन मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है कि एक थाली खाने में मेरा कितना पैसा लगता है जो तुमने इस भिखारी को दे दिया। उसके शब्द एक तेज चाकू की तरह थे जो भारी माहौल को और भी बोझिल बना रहे थे। कुछ ग्राहकों ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। वे कमला देवी के रूखे और कठोर स्वभाव से वाकिफ थे। बुजुर्ग अभी भी चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे नीचे बिखरे हुए खाने पर टिकी थीं। बाहर से हवा का एक हल्का झोंका आया, जिससे उनके सफ़ेद बाल हिल गए। उन्हें इस तरह देखकर प्रिया को शर्मिंदगी और लाचारी का एक मिला जुला भाव महसूस हुआ। जैसे यह पहली बार नहीं था कि उन्हें ऐसी अपमानजनक नज़रों का सामना करना पड़ा हो। प्रिया ने होंठ भींच लिए, उसकी मुट्ठियां कस गईं। मालकिन, मैंने उस थाली के पैसे चुका दिए हैं। तुमने चुकाए? कमला देवी हंसी, उसकी आवाज़ों में तिरस्कार था। तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुम्हारे चंद सिक्कों की ज़रूरत है? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें मालकिन पर टिकी थीं। अगर हर कोई तुम्हारी तरह करने लगा तो यह ढाबा कैसे चलेगा? कमला देवी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आज एक आया है, कल पूरी फौज आ जाएगी, तब क्या तुम सबके पैसे चुका पाओगी? प्रिया ने होंठ भींच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई बोझ है। गुस्सा भी था और लाचारी भी। बुजुर्ग नीचे गिरी थाली उठाने के लिए झुके, लेकिन जैसे ही उनका हाथ कुर्सी के किनारे को छुआ, कमला देवी ने जोर से लात मारकर कुर्सी गिरा दी। बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया। वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हटे। प्रिया चौंककर उनकी ओर दौड़ी। वह लगभग उन्हें पकड़ ही लेती, लेकिन उन्होंने खुद ही मेज का किनारा पकड़कर खुद को संभाल लिया। पूरा ढाबा शांत था। कुछ ग्राहकों ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में नाराजगी साफ थी, लेकिन किसी ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। कमला देवी ने सीने पर हाथ बांध लिए एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, चलो जाओ, यहाँ तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं है। उसके शब्द चाकू की तरह तेज थे, जो तनावपूर्ण माहौल को चीर रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। श्री विजय धीरे धीरे सीधे खड़े हुए। उन्होंने प्रिया को आखिरी बार देखा। उनकी आंखें गर्म थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसे बयां करना मुश्किल था। तुम एक अच्छी लड़की हो। प्रिया ने होंठ काट लिए। उसके हाथ एप्रन के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। कमला देवी ने हाथ हिलाया। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। अभी भी यहीं खड़े हो या चाहते हो कि मैं गार्ड को बुलाकर बाहर फेंकवा दूं? बुजुर्ग ने धीरे से सिर झुकाया और चुपचाप मुड़कर चले गए। शांत ढाबे में उनके धीमे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रिया गली के कोने पर उनकी छोटी सी परछाई को ओझल होते हुए देखती रही। उसका दिल भारी हो गया। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में फैल गई। उसने कई अन्याय देखे थे, लेकिन आज जैसी लाचारी कभी महसूस नहीं की थी। जैसे उसके अंदर कुछ टूट पड़ गया हो। कमला देवी ने ठंडी सांस भरी और प्रिया को चेतावनी भरी नज़रों से देखा। तुम अपना काम ठीक से करो, मुझे दोबारा सिखाने पर मजबूर मत करना। फिर वह मुड़कर अंदर चली गई। कोने में बैठे एक ग्राहक ने धीरे से कहा, बेचारा,
ये फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि लगभग हवा में घुल गई, लेकिन प्रिया को अपनी मुट्ठी भींचने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी थी। आज उसने इंसानियत की क्रूरता को सबसे साफ तौर पर देखा था और वह जानती थी कि यह कहानी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। आसमान स्लेटी हो गया था। घने काले बादल शाम की रोशनी को ढकने के लिए आ गए थे। एक तेज़ हवा चली जिससे पास की दुकानों के विज्ञापन बोर्ड हिलने लगे और एक लय में खड़खड़ की आवाज़ आने लगी। माहौल भारी और घुटन भरा हो गया था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। प्रिया ढाबे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी श्री विजय की झुकी हुई परछाई पर टिकी थीं, जो मोड़ पर ओझल हो रही थी। वह अभी भी अपने दिल की बेचैनी को दूर नहीं कर पा रही थी। उस बुजुर्ग ने एक शब्द भी विरोध नहीं किया, न कोई नाराज़गी भरी नज़र डाली और न ही कोई भीख मांगने वाला इशारा किया। वह बस चुपचाप सिर झुकाकर चले गए, जैसे कि पूरी जिंदगी उन्हें ठंडे व्यवहार और तिरस्कार भरी नज़रों की आदत हो। प्रिया ने होंठ काट लिए। उसके मन का एक हिस्सा उनके पीछे भागना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उस गलती की भरपाई हो सके जो उसने नहीं की थी। लेकिन कमला देवी अभी भी ढाबे के अंदर खड़ी थी। उसकी तेज आंखें प्रिया की हर छोटी हरकत पर नजर रख रही थीं। वहीं क्यों खड़ी हो? अंदर आकर मेज साफ करो। कमला देवी चिल्लाई। उसकी आवाज़ में अभी भी गुस्सा था। प्रिया चौंक गई, जल्दी से मुड़कर बर्तन उठाने लगी, लेकिन उसकी आंखें उस दिशा से नहीं हट रही थीं जहां श्री विजय गए थे। अचानक उसके हाथ पर पानी की एक ठंडी बूंद गिरी, फिर दूसरी, और कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। पहले छोटी छोटी बूंदें थीं, फिर जल्दी ही वे भारी हो गईं। उसने सिर उठाकर काले आसमान को देखा। ठंडी तेज बारिश। प्रिया ने ढाबे के सामने की सड़क को देखा, जहां फेरी वाले हड़बड़ी में अपना सामान समेट रहे थे। सड़क पर चलने वाले राहगीर जल्दी से छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, और श्री विजय, उसके दिल में अचानक एक चिंता उमड़ पड़ी। एक बूढ़ा कमजोर आदमी बिना घर के, बिना किसी सहारे के इस तेज बारिश में क्या कर रहा होगा? बिना कुछ और सोचे प्रिया जल्दी से रसोई में भागी। एक गर्मा गर्म खाने का डिब्बा और एक पानी की बोतल ली और उसे सावधानी से एक प्लास्टिक की थैली में पैक किया। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर कमला देवी की शक भरी नज़रों की परवाह किए बिना तेजी से बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। मैं बस अभी बाहर। इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा रही हो? वापस आकर काम करो। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाया और कमला देवी के रोकने से पहले ही ढाबे से बाहर भाग गई। वह जानती थी कि अगर उसने समझाया तो कमला देवी कभी नहीं मानेगी, और अगर वह अभी नहीं गई तो शायद वह श्री विजय को ढूंढ नहीं पाएगी। ठंडी बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पानी की बूंदें उसके बालों में घुसकर उसके पतले कपड़ों को भिगो रही थीं, लेकिन प्रिया ने परवाह नहीं की। वह बस उसी दिशा में भागती रही जिधर बुजुर्ग गए थे, छोटी गली से गुजरते हुए सुनसान छज्जों के नीचे। वह जानती थी कि वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। कुछ मिनटों की तलाश के बाद प्रिया ने सड़क के किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान के छज्जे के नीचे एक दुबली पतली परछाई को सिकुड़े हुए देखा। श्री विजय वहां बैठे थे। उनकी पीठ एक पुरानी दीवार से टिकी थी और उनकी आंखें सामने बरसती सफेद बारिश को देख रही थीं। प्रिया ने राहत की सांस ली और जल्दी से उनके पास गई। श्री विजय ने किसी के कदमों की आहट सुनी और धीरे धीरे मुड़े। जब उन्होंने प्रिया को देखा तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस प्लास्टिक की थैली खोली, खाने का डिब्बा और पानी की बोतल निकाली और धीरे से उनके सामने रख दिया। ये खा लीजिए, मौसम ठंडा है। श्री विजय ने खाने के डिब्बे को देखा और फिर उसे दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा गई। अंत में उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनके होठों से वह सौम्य मुस्कान नहीं हटी। तुम बहुत दयालु हो। प्रिया धीरे से मुस्कुराई और उनके बगल में बैठ गई। खाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। श्री विजय ने खाने का डिब्बा खोला। बारिश की ठंडक के बीच गर्मा गर्म खाने की खुशबू फैल गई। उन्होंने चम्मच उठाया, धीरे धीरे एक निवाला लिया और बहुत धीरे धीरे चबाया। प्रिया चुपचाप उन्हें खाते हुए देखती रही और महादिया धीरे श्री विजय। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि वह इस अनजान बुजुर्ग के प्रति इतना अपनापन क्यों महसूस कर रही थी। शायद उनकी आंखों की वजह से, एक ऐसी जोड़ी आंखें जिनमें बहुत सारी कहानियां थीं, बहुत सारा दुख था जिसे कोई नहीं जानता था। बारिश अभी भी हो रही थी। किराने की दुकान की टिन की छत पर टप टप की आवाज लगातार आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब आधा डिब्बा खाना खा चुके थे, श्री विजय ने धीरे से चम्मच नीचे रखा और स्लेटी आसमान की ओर देखा। शायद अब लोगों को परखने का समय आ गया है। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। आपने क्या कहा बाबा? श्री विजय उसकी ओर मुड़े, वही सौम्य मुस्कान के साथ। कुछ नहीं बेटी, प्रिया और पूछना चाहती थी, लेकिन उनकी दूर की नजरों को देखकर उसने चुप रहने का फैसला किया। वह बस इतना जानती थी कि ये बारिश हमेशा नहीं चलेगी और ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगली सुबह आसमान में अभी भी पिछली रात की बारिश के बाद के स्लेटी धब्बे थे। हवा तो हमा उनकी पुशी थी। छत में ठंडक थी और एक हल्की हवा कस्बे की छोटी गलियों से गुजर रही थी। प्रिया जानी पहचानी सड़क पर चल रही थी। उसका मन विचारों से भरा था। वह जानती थी कि कमला देवी ने उसे कल रात ढाबे से निकलते हुए देख लिया था और उसके कठोर स्वभाव को देखते हुए यह मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, प्रिया को कोई पछतावा नहीं था। उसने वही किया जो उसके ज़मीर ने उसे करने के लिए कहा था। जब परिचित ढाबा सामने आया तो उसके कदम धीमे हो गए। पुराना लकड़ी का दरवाज़ा हर दिन की तरह ही था। अंदर से गर्म पीली रोशनी और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। लेकिन आज ढाबा सामान्य से ज़्यादा शांत लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर टाइल के फर्श पर पड़ा, एक तीखी आवाज़ गूंजी, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। प्रिया रुक गई। ढाबे के सभी कर्मचारी भी शांत हो गए। कुछ जो मेज साफ कर रहे थे तुरंत सिर उठाकर देखने लगे। माहौल इतना शांत हो गया कि रसोई में सिर्फ तेल के तड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमला देवी ढाबे के बीच में हाथ बांधे खड़ी थी। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। प्रिया ने गला साफ किया और धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ी। मालकिन जी, क्या हुआ? क्या हुआ? कमला देवी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तुम क्या सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि तुमने कल रात क्या किया? प्रिया की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं तो बस तुम उस भिखारी को खाना देने गई थी। कमला देवी चिल्लाई। उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? प्रिया ने अपने एप्रन का कोना कसकर पकड़ लिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मुझे बस वह बहुत बेचारे लगे। मौसम भी बहुत रहने के लिए खराब था। बेचारे। कमला देवी हंसी। तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? ये ढाबा मेरा है, पैसा मेरा है। मैंने तुम्हें ग्राहकों की सेवा के लिए रखा है, न कि आवारा लोगों को खाना खिलाने के लिए। प्रिया का दिल बैठ गया। लेकिन मैंने उस खाने के पैसे चुका दिए थे। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे चंद सिक्के यहाँ हंगामा करने का अधिकार खरीद सकते हैं?
कमला देवी ने उसकी बात काट दी। आवाज में ताना था। दूसरे कर्मचारी चुपचाप सिर झुकाए रहे। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सीधे कमला देवी की आंखों में देखा। अगर मालकिन को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन एक भूखे इंसान की मदद करने के लिए मुझे नौकरी से निकालना, क्या यह बहुत ज़्यादा नहीं है? कमला देवी ने जोर से काउंटर पर हाथ मारा, जिससे बर्तनों का ढेर हिल गया। यहाँ कानून मैं हूँ। मैंने कहा, तुम नौकरी छोड़ दो तो तुम्हें छोड़नी होगी। प्रिया ने होंठ काट लिए। उसने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से होगा। उसने अपने सहकर्मियों की ओर देखा जिन्होंने उसके साथ इतने समय तक काम किया था, लेकिन किसी ने भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने बस एक नज़र डाली और मुंह फेर लिया। किसी ने उसकी तरफदारी नहीं की, किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह समझ गई, हर कोई अपनी नौकरी खोने से डरता था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसका दिल खालीपन से भर गया। मालकिन जी, मुझे खेद है अगर मैंने आपको नाराज़ किया, लेकिन मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। कमला देवी ने भौहें चढ़ाई, तिरस्कार से हंसते हुए। तुम्हें पछतावा नहीं है तो इंतज़ार करो और देखो, तुम्हें इस इलाके में कहीं और काम नहीं मिलेगा। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? मैं आसपास के सभी ढाबों को बता दूंगी कि कोई तुम्हें काम पर न रखे। उसके शब्द एक ठंडे चाकू की तरह प्रिया के दिल में चुभ गए। उसने पलकें झपकाईं जैसे उसके आसपास सब कुछ धुंधला हो गया हो। कमला देवी ने उसे देखा। उसकी तेज आंखें जैसे इस पल का आनंद ले रही थीं। तुमने मुझसे पंगा लिया है, तुम्हें इसका अंजाम जल्द ही पता चलेगा। ढाबे में माहौल घुटन भरा हो गया। कुछ कर्मचारियों ने धीरे से गला साफ किया। कुछ ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। प्रिया जानती थी कि कमला देवी मजाक नहीं कर रही थी। वह इस छोटे से कस्बे में एक जानी मानी हस्ती थी। अगर वह एक शब्द कहती तो ज़्यादातर दूसरे ढाबे वाले उसकी बात मान लेते। अगर उसने उसका रास्ता रोकने का फैसला कर लिया था तो यहाँ नई नौकरी ढूंढना लगभग असंभव था। लाचारी का एहसास उसके सीने में उमड़ आया, लेकिन वह फिर भी सीधी खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। आप मेरी नौकरी छीन सकती हैं, लेकिन मेरी सोच नहीं बदल सकती। उसके शब्द साफ और दृढ़ता से गूंजे। कमला देवी एक पल के लिए रुक गई। शायद ये नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करेगी, लेकिन एक सेकंड बाद उसने ठंडी सांस भरी, निकल जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आना। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींची और धीरे धीरे अपना एप्रन उतारा, उसे काउंटर पर रख दिया। वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चल दी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब ढाबे का दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ तो वह जानती थी कि उसने सब कुछ खो दिया है। एक ठंडी हवा चली जो अपने साथ अकेलापन लेकर आई। वह सुबह की सड़क के बीच खड़ी थी। उसका दिल खाली था। अब उसके भविष्य का क्या होगा? सूरज कस्बे के पुराने घरों के पीछे धीरे धीरे डूब रहा था। शाम के आसमान पर एक हल्का नारंगी रंग बिखेर रहा था। दिन की उमस भरी गर्मी अब हल्की हवाओं के लिए जगह बना चुकी थी, जो बाजार के किनारे की दुकानों से मसालों की महक ला रही थी। प्रिया जानी पहचानी मिट्टी की सड़क पर एक एक कदम रख रही थी। उसका दिल भारी था। ढाबे से निकलने के बाद से उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, आगे क्या करेगी। वह बस चलती रही बिना
किसी मंजिल के बिना, किसी योजना के उसका दिमाग खाली था और उसके पैर बस आदत से चल रहे थे। इतने सालों से उसने इस नौकरी से जुड़े रहने की कोशिश की थी। हालांकि तनख्वाह कम थी, कमला देवी कठोर थी, फिर भी वह सहती रही, ये सोचकर कि कम से एक सहारा तो है। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे ढाबे से निकाल दिया गया था और उसे धमकी दी गई थी कि उसे कस्बे में कहीं और काम नहीं मिलेगा। उसके सामने का भविष्य उस अंधेरी सड़क की तरह धुंधला था जो उसके सामने फैली थी। तभी प्रिया सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान के सामने रुकी। एक दुबली पतली बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद थे, अपनी पुरानी ठेले पर पापड़ के टोकरे सजा रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका झुर्रियों वाला चेहरा दयालुता से चमक रहा था। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और प्रिया की खोई हुई आंखों से मिली। प्रिया, बेटी इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रिया ने पलकें झपकाईं, चौंक कर महसूस किया कि यह सावित्री अम्मा थीं, एक फेरी वाली जिनसे वह अक्सर काम के बाद पापड़ खरीदती थी। वह फीकी मुस्कान के साथ धीरे से सिर हिलाया। नमस्ते अम्मा। सावित्री अम्मा ने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर एक लंबी सांस ली। इतनी दुखी क्यों लग रही हो बेटी, कोई बात है क्या? प्रिया ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी आंखों में थकान और निराशा भी नहीं छिपा सकती थी। बूढ़ी औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर चुपचाप एक कुरकुरा पापड़ लिया, उसे सावधानी से लपेटा और प्रिया को दे दिया। ये लो बेटी, खा लो, थोड़ी ताकत आएगी। प्रिया चौंक गई, जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? सावित्री अम्मा प्यार से हंसी और पापड़ प्रिया के हाथ में थमा दिया। समझो मैंने दिया है, इसमें शर्माने की क्या बात है? प्रिया ने अपने हाथ में पापड़ को देखा। उसके गले में एक गांठ सी महसूस हुई। उसकी आंखें भर आईं। उसने लगातार पलकें झपकाईं ताकि आंसू न गिरे। आज पूरे दिन उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। उसे एक बेकार इंसान की तरह भगा दिया गया था। लेकिन अब सिर्फ एक छोटे से पापड़ से इस बूढ़ी फेरी वाली ने उसे पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी महसूस कराई थी। उसने धीरे से होंठ भींचे, सिर झुकाकर धीरे से कहा, शुक्रिया अम्मा। सावित्री अम्मा ने उसे थोड़ी देर देखा और फिर धीरे से सांस ली। मैंने सुना है तुम्हें कमला देवी ने नौकरी से निकाल दिया है। प्रिया ने सिर हिलाया, अपनी कड़वाहट नहीं छिपा सकी। हाँ, उन्होंने कहा है कि वह मुझे कहीं और काम नहीं करने देंगी। बूढ़ी औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है एक बार मुझे भी किसी ने नौकरी से निकाल दिया था। प्रिया ने हैरानी से सिर उठाया, आपको भी? हाँ, उस साल मैं एक अमीर घर में काम करती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब फुर्तीली नहीं रही, इसलिए निकाल दिया। उस समय मुझे भी लगा कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन फिर तुम्हें पता है क्या चीज़ें हमेशा उतनी बुरी नहीं रहती बेटी। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। आपने इससे कैसे उबारा हो गया? बात की और उसके मैं बाजार में आकर अपना पेट पालने लगी। शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर आदत हो गई। मैंने महसूस किया कि कभी कभी कुछ खोने से एक नया रास्ता खुल जाता है। प्रिया ने होंठ काट लिए। उसका हाथ अनजाने में पापड़ को कसकर पकड़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसके हाथ पर धीरे से थपथपाया। एक अच्छा इंसान होना कभी गलत नहीं होता बेटी, बस तुम्हें अभी सही लोग नहीं मिले। ये बात एक हथौड़े की तरह प्रिया के दिमाग पर लगी।
उसने सही किया था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। तो फिर डरने की क्या बात है प्रिया? सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई। चुपचाप वह पापड़ खाने लगी जो बूढ़ी औरत ने दिया था। उसके पेट की भूख धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके मन में अभी भी सैकड़ों विचार चल रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सड़क पर चमक रही थी, जहां पिछली रात की बारिश का पानी अभी भी जमा था। कुछ राहगीर गुजरे, कुछ भारी बैग लिए हुए थे, कुछ चलते चलते बातें कर रहे थे। जीवन बस यूं ही चल रहा था। किसी को भी एक लड़की की परवाह नहीं थी जिसने अभी अभी अपनी नौकरी खो दी थी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली, अपना चेहरा रात के आसमान की ओर उठाया और फिर एक पल में कुछ उसकी आंखों से टकराया। दूर से शानदार लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला कस्बे की छोटी सड़क पर चुपचाप दिखाई दिया। चमकती हुई काली गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं, पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। आसपास के लोगों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ लोग रुककर देखने लगे। किसकी गाड़ियां हैं? इतनी शानदार, लगता है कमला देवी के ढाबे की ओर जा रही हैं। प्रिया स्तब्ध थी। वह सीधी बैठ गई। उसकी आंखें उस काफिले पर टिकी थीं जो धीरे धीरे पुराने ढाबे की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि वे गाड़ियां वहां क्या करने आई थीं, लेकिन एक अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। प्रिया ने आंखें सिकोड़ी और साफ देखने की कोशिश की। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ परछाइयां चुपचाप उन शानदार गाड़ियों से बाहर निकल रही थीं। कुछ होने वाला था। शाम ढल चुकी थी। कस्बे का आसमान गहरे बैंगनी रंग का हो गया था, जिसमें सूर्यास्त की आखिरी लाल नारंगी लकीरें मिली हुई थीं। सड़कों पर बत्तियां जल चुकी थीं। हर छोटे ढाबे से खाने की मनमोहक खुशबू आने लगी थी, जो फेरी वालों की आवाज़ों में घुल मिल गई थी। कमला देवी का ढाबा हमेशा की तरह खचाखच भरा था। पुरानी लकड़ी की मेजें लोगों से भरी थीं, बर्तनों की खनक और ग्राहकों की बातचीत की आवाज़ें गूंज रही थीं। कमला देवी काउंटर के पीछे खड़ी तेजी से पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर सामान्य से ज्यादा खुशी थी। हालांकि प्रिया की वजह से वह नाराज थी, लेकिन उसे यकीन था कि इससे उसके ढाबे के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक गरीब लड़की जिसका कोई सहारा नहीं, नौकरी से निकाल दी जाए तो कहाँ जाएगी? चाहे वह कितनी भी शिकायत करे, आखिर में उसे अपनी किस्मत स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वह धीरे से हंसी। अचानक दूर से एक भारी आवाज आई जिसने उसके विचारों को तोड़ दिया। व्रूम व्रूम। शानदार कार के शक्तिशाली इंजन की आवाज छोटे से कस्बे की शांति में गूंज गई। ढाबे में बैठे कुछ ग्राहकों ने खाना रोककर सड़क की ओर देखा। पास के फेरी वाले भी ध्यान देने लगे। दूर से तेज हेडलाइट्स की रोशनी पास आने लगी। सड़क पर शक्तिशाली प्रकाश की लकीरें खींच रही थीं। कुछ ही देर में 5 चमकती हुई काली गाड़ियां धीरे धीरे कमला देवी के ढाबे के ठीक सामने आकर रुक गईं। ढाबे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई हैरान था। इस छोटे से कस्बे में ऐसी शानदार गाड़ियां लगभग कभी नहीं देखी गई थीं। यहाँ के लोग पुरानी मोटरसाइकिलों, माल ढोने वाले 3 पहिया वाहनों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मध्यम दर्जे की कारों के आदी थे, लेकिन ये 5 काली गाड़ियां अलग थीं। वे चमकती हुई शानदार थीं और उनमें एक ऐसी शक्ति का एहसास था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ढाबे के अंदर कमला देवी भी बाहर के नज़ारे से आकर्षित हो गई थी।
उसने जल्दी से पैसे काउंटर पर रखे और दरवाजे के पास आकर उन अजनबी मेहमानों को देखने की कोशिश की जो कार से उतरने वाले थे। ढाबे में बैठे ग्राहक कानाफूसी करने लगे। ये कौन है? हे भगवान, इतनी शानदार गाड़ियां, जरूर कोई अमीर लोग होंगे। वे यहाँ क्या करने आए हैं? क्या वे कमला देवी के ढाबे में खाना खाएंगे? कमला देवी ने धीरे से गला साफ किया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास, एक अस्पष्ट बेचैनी होने लगी। तभी पहली कार का दरवाज़ा खुला और काले सूट में एक आदमी बाहर निकला। वह लंबा था, उसका चेहरा गंभीर था और उसके चलने का अंदाज़ा आत्मविश्वास से भरा था। उसके तुरंत बाद दूसरी, तीसरी और फिर चौथी कार के दरवाजे भी एक एक करके खुले। सलीके से पहने हुए सूट में आदमी नीचे उतरे। उनकी आंखें तेज थीं, उनका अंदाजा दृढ़ था। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने उत्सुक राहगीरों की तरह इधर उधर नहीं देखा। वे बस ढाबे के सामने एक सीधी कतार में खड़े हो गए, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। माहौल और भी भारी होता जा रहा था। कमला देवी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी शांत रहने की कोशिश की। ढाबे के सामने आकर एक झूठी हंसी के साथ बोली, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? अगर खाना खाना है तो अंदर आइए, मेरा ढाबा बहुत अच्छा खाना बनाता है। किसी ने जवाब नहीं दिया। सूट पहने आदमी बस वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब पांचवी कार का दरवाजा खुला तब सब कुछ सच में बदल गया। एक आदमी नीचे उतरा। उसके बाल सफेद और काले थे, सलीके से बने हुए थे। उसका सूट बेहतरीन सिला हुआ था और उसके हर अंदाज में शान और अधिकार झलक रहा था। पास खड़े लोग तुरंत चुप हो गए, जैसे कि आसपास की हवा भी उसके आने से खिंच गई हो। और फिर जब उसने ढाबे की ओर मुंह किया तो उसकी ठंडी नजरें हर किसी पर से गुजरीं। कमला देवी अचानक रुक गई। उसने आंखें फाड़ लीं। उसका चेहरा सुन्न हो गया। ये कल वाला बुजुर्ग था, लेकिन अब वह एक गरीब दुखी बुजुर्ग नहीं था। नहीं फटेहाल कपड़े पहने ढाबे के कोने में चंद सिक्कों के साथ बैठा कोई आदमी था। उसके सामने अब एक शक्तिशाली आदमी था। उसका अंदाज़ा शाही था। चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। यह श्री विजय थे। कमला देवी को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। नहीं हो सकता। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह उस बेतुके विचार को दूर करना चाहती हो जो अभी अभी उसके दिमाग में आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कल एक बेसहारा आवारा नहीं था? उसने फिर से ध्यान से देखा, लेकिन अपनी आंखों के सामने की सच्चाई को नकार नहीं सकी। ये वही था, बस फर्क ये था कि अब उसके चेहरे पर एक गरीब की लाचारी नहीं थी। इसके बजाय वह उसके सामने एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की तरह खड़ा था, जैसे एक असली मालिक जो हर चीज का मूल्यांकन कर रहा हो। सिर्फ कमला देवी ही नहीं, ढाबे में बैठे दूसरे लोग भी इतने हैरान थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। हे भगवान, ये कल वाला बुजुर्ग है। वह भिखारी नहीं था। वह इतनी शानदार कार में कैसे आया? कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन किसी ने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। माहौल जैसे जम गया था। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्यों एक गरीब बुजुर्ग अचानक एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। कमला देवी ने गला साफ किया। उसके हाथ अनजाने में अपनी साड़ी का पल्लू भींच रहे थे। उसके दिल में एक घबराहट बढ़ने लगी। आखिर यह सब क्या है? ढाबे में माहौल जैसे जम गया था। खाने वाले ग्राहकों से लेकर कर्मचारियों और यहाँ तक कि राहगीरों तक
हर कोई अपनी आंखों के सामने के नज़ारे को देखकर हैरान था। 5 शानदार लग्जरी गाड़ियां ढाबे के दरवाजे के ठीक सामने चुपचाप खड़ी थीं, जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी को पूरी शान से प्रतिबिंबित कर रही थीं। काले सूट पहने आदमी सीधे खड़े थे, उनके चेहरे ठंडे थे, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण माहौल बन गया था। सबकी निगाहें आखिरी कार पर टिकी थीं, जहां से अभी अभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला था। सफ़ेद और काले बाल सलीके से बने हुए थे, एक महंगा सूट, चमकते हुए चमड़े के जूते, सब कुछ एक सफल व्यवसायी, एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति का रूप दे रहा था। लेकिन जिस बात ने सबको सबसे ज़्यादा चौंकाया वह था उसका चेहरा। यह कल वाला बुजुर्ग था, वह शानदार आदमी, वही गरीब फटेहाल बुजुर्ग था जिसे कमला देवी ने कुछ ही समय पहले ढाबे से निकाल दिया था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान! पास खड़ी एक महिला ने फुसफुसाया, यह कल वाला बुजुर्ग है ना? हाँ, ये वही है। लेकिन कैसे, ये क्या हो रहा है? कानाफूसी और भी तेज हो गई। ये छोटा सा कस्बा, जहां हर छोटी सी घटना भी कई दिनों तक चर्चा का विषय बन जाती थी, अब श्री विजय के इस आश्चर्यजनक आगमन से जैसे फट पड़ा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके दोनों हाथ काउंटर पर टिके थे, उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसने ये चेहरा देखा था, वही आंखें, वही कदकाठी, कोई गलती नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कल के उस गरीब बुजुर्ग का दुखी चेहरा, उसके दुबले पतले हाथ जिसके पास सिर्फ चंद सिक्के थे और जिसे उसने बिना किसी सम्मान के, यहाँ तक कि उसकी थाली को जमीन पर फेंक कर भगा दिया था, सब कुछ अच्छी तरह याद था। और अब वह उसके सामने एक शक्तिशाली सम्मानित व्यक्ति के रूप में खड़ा था। उसके दिल में एक डर उमड़ आया। नहीं, यह नहीं हो सकता, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। उसने गला साफ करने की कोशिश की, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और फिर जल्दी से एक बनावटी मुस्कान के साथ बोली, आप कौन हैं? उसकी आवाज़ में थोड़ी कांपन थी। श्री विजय धीरे धीरे ढाबे के दरवाजे के सामने आए। उनकी तेज नजरें एक एक करके सब पर से गुजरीं। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। माहौल इतना शांत था कि ढाबे में बैठे कुछ ग्राहकों ने चुपचाप अपने चम्मच कांटे मेज पर रख दिए। अब कोई और नहीं खा रहा था। पूरा कस्बा जैसे सांस रोके हुए था। फिर श्री विजय ने धीरे से लेकिन पूरी शक्ति के साथ कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये बात एक तेज चाकू की तरह कमला देवी के दिमाग में चुभ गई। वह चौंक गई। ये वही था, ये वही बुजुर्ग था जिसे उसने बेरहमी से अपमानित करके भगा दिया था। उसका पूरा शरीर अचानक ठंडा पड़ गया, लेकिन वह इस समय अपना आपा नहीं खो सकती थी। उसने जल्दी से अपनी आवाज़ बदली, दोस्ताना दिखने की कोशिश करते हुए। अरे हाँ, शायद कल मैंने ठीक से नहीं देखा था। आप, उसने ऐसे अभिनय किया जैसे वह याद करने की कोशिश कर रही हो, जैसे ये सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी हो, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। भीड़ की निगाहें उस पर टिकी थीं। कस्बे के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि उसने कल उस गरीब बुजुर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया था, और अब वह ऐसे नाटक नहीं कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमला देवी घबराने लगी। नहीं, वह स्थिति को और बिगड़ने नहीं दे सकती थी। चाहे वह कोई भी हो, वह अभी भी ढाबे की मालकिन थी। इस इलाके में एक जानी मानी हस्ती थी। उसे स्थिति को नियंत्रित करना था।
उसने जल्दी से एक बनावटी हंसी के साथ कहा, अरे आप अंदर आइए, मैं आपके लिए एक शानदार भोजन बनवाती हूं। इसे मेरी तरफ से माफी समझिएगा। उसने एक सभ्य रूप बनाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि अगर वह अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो शायद वह पुरानी बात भूल जाएगा। लेकिन श्री विजय हिले नहीं। वह बस चुपचाप उसे एक ठंडी नज़र से देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक वाक्य और ढाबे का माहौल जैसे जम गया। कमला देवी को लगा जैसे उसका दिल किसी गहरी खाई में गिर गया हो। खाना खाने नहीं आया तो वह यहाँ क्या करने आया है? सब लोग हैरान थे। खानाफूसी फिर से शुरू हो गई। तो वह यहाँ क्या करने आया है? क्या कोई गंभीर बात होने वाली है? कमला देवी तो बहुत डरी हुई लग रही है। कमला देवी मूर्ति की तरह खड़ी थी, तेजी से सोचने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि श्री विजय कौन थे, लेकिन यह साफ था कि वह कोई मामूली आदमी नहीं थे। एक आदमी जो इतना अमीर हो कि शानदार गाड़ियों, करियों नंगर न कर सत्रक तक गाड़ियों के तरस गाड़ियों की आदमी में घूम सके, जिसके पास निजी सुरक्षा गार्ड हों। वह निश्चित रूप से कोई आम बेघर नहीं हो सकता। तो कल वह उसके ढाबे में एक गरीब की तरह फटेहाल कपड़े पहने क्यों था? क्या उसने जानबूझकर उसे परखने की कोशिश की थी? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा हो। क्या उसने कोई भयानक गलती कर दी थी? ढाबे के अंदर माहौल घुटन भरा और तनावपूर्ण हो गया था। सबकी निगाहें श्री विजय पर टिकी थीं। इसने आपसे कोई जानबूझकर है और तनावपूर्ण हो शक्तिशाली आदमी के अगले शब्दों का इंतजार कर रही थीं। कमला देवी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसके हाथ काउंटर के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन वह अपने दिल में उठ रही घबराहट को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सब कुछ इसी पल बिखर सकता था। श्री विजय ने अपनी नजरें ढाबे के चारों ओर घुमाईं, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। माहौल इतना शांत था कि हर किसी की सांसें सुनी जा सकती थीं। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सब इंतजार कर रहे थे कि वह क्या कहने वाले हैं। फिर एक गहरी लेकिन शक्तिशाली आवाज में श्री विजय ने कहा, कल मैं इस ढाबे में आया था। पूरी भीड़ ने सांस रोक ली, लेकिन इस रूप में नहीं। कानाफूसी शुरू हो गई। मैं यहाँ एक गरीब आदमी के रूप में आया था जिसके हाथ में चंद सिक्के थे, और मुझे इसी ढाबे की मालकिन ने एक ऐसे इंसान की तरह भगा दिया जिसके साथ अच्छा व्यवहार करने की भी जरूरत नहीं है। एक झटके की लहर पूरे ढाबे में फैल गई। कस्बे के लोग हैरान थे। सबको कल रात का नज़ारा अच्छी तरह याद था। कैसे कमला देवी ने श्री विजय की थाली फेंक दी थी और उन्हें ढाबे से बाहर निकाल दिया था। अपमानजनक, क्रूर, बिना किसी दया के। और अब वह बुजुर्ग उनके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह एक गरीब आदमी नहीं था। कमला देवी चुप खड़ी थी, उसके माथे पर पसीना आ गया था। मैं वह कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वह खुद जानती थी कि उसने जो किया था उसकी कोई सफाई नहीं दे सकती थी। लोग बातें करने लगे, हे भगवान, तो कमला देवी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, कितनी बेरहम है। अगर उन्हें उनकी असली पहचान नहीं पता होती तो क्या वह कई और लोगों के साथ ऐसा नहीं करती? मैंने उस दिन देखा था, उसने न सिर्फ उन्हें भगाया बल्कि खाना भी जमीन पर फेंक दिया था।
कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। आवाज़ें और भी तेज़ होने लगीं। सिर्फ श्री विजय ही नहीं, ढाबे में बैठे एक आदमी ने अचानक कहा, मुझे भी इसने धोखा दिया है। सबने मुड़कर देखा। वो आदमी खड़ा हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं इस ढाबे में काम करता था, लेकिन ये हर तरह से मेरी तनख्वाह काटती थी। कभी कहती थी कि मैंने कटोरा तोड़ दिया, कभी कहती थी कि ग्राहक ने शिकायत की है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरे साथ भी पास खड़ी एक महिला ने कहा, मैं इस ढाबे को सब्जियां बेचती थी, लेकिन ये हमेशा दाम कम करवाती थी। कहती थी कि अगर सस्ता नहीं बेचूंगी तो नहीं खरीदेगी। आरोपों की एक झड़ी लग गई। माहौल फट पड़ा। लोगों को कमला देवी का असली चेहरा नजर आने लगा। एक ऐसी औरत जो पैसे को सबसे ज्यादा महत्व देती थी, जो अपने कर्मचारियों का शोषण करने, गरीबों से सस्ता माल खरीदने और जरूरतमंदों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए तैयार थी। कमला देवी सुन्न खड़ी थी। सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। श्री विजय ने इन आरोपों को नहीं रोका। वह चुपचाप खड़े होकर एक एक व्यक्ति की बात सुनते रहे। फिर जब माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, तो उन्होंने धीरे धीरे काउंटर की ओर कदम बढ़ाया और एक चमड़े का ब्रीफकेस मेज पर रख दिया। ताला खुलने की आवाज़ धीमी थी, लेकिन पूरे ढाबे को चुप कराने के लिए काफ़ी थी। अंदर दस्तावेज़ों का एक मोटा बंडल था। उन्होंने एक फाइल निकाली और कमला देवी के सामने रख दी। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन ठंडी थी। ये उन लोगों की सूची है जिन्होंने तुम्हारे लिए काम किया, लेकिन तुमने उन्हें मजबूर किया, उनका शोषण किया, कम तनख्वाह दी और यहाँ तक कि बिना किसी जायज़ कारण के निकाल दिया। कमला देवी की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। वह कांप रही थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। आपको यह सब कहाँ से मिला? मेरे अपने तरीके हैं। श्री विजय ने होंठ सिकोड़े। कमला देवी कांप उठी। वह इनकार नहीं कर सकती थी। उसने जो कुछ भी किया था उसके सारे सबूत उसके सामने थे। लोग उन दस्तावेजों को देखकर सुन्न रह गए। ये मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। एक आदमी ने हैरान होकर कागज की ओर इशारा किया। यह आपके पास कैसे आया? श्री विजय ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कमला देवी को देखा। उनकी आंखों में शक्ति थी और फिर एक गहरी लेकिन उतनी ही तेज आवाज़ में उन्होंने कहा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह बात साफ और जोरदार तरीके से गूंजी। सबने सांस रोक ली। कमला देवी मूर्ति की तरह खड़ी थी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे पता चला कि असली डर क्या होता है। एक छोटी सी चाय की दुकान का दरवाजा खुलने पर हवा की घंटी धीरे से बजी। दुकान के अंदर का माहौल शांत था, जो कमला देवी के ढाबे में अभी अभी हुए हंगामे के बिल्कुल विपरीत था। प्रिया अंदर आई। उसके कदम थोड़े झिझक रहे थे। वह अभी भी जो कुछ हुआ था उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक दिन पहले वह एक नौकरी से निकाली गई लड़की थी, जो सड़क पर खड़ी अपने भविष्य के बारे में चिंतित थी। और आज श्री विजय जैसे एक शक्तिशाली आदमी ने उसे यहाँ बुलाया था, ये कहते हुए कि वह उसकी मदद करना चाहते हैं। प्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और श्री विजय के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। वह आदमी अभी भी शांत था। एक हाथ से अपने सामने रखी गर्म चाय को धीरे धीरे हिला रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी न हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद श्री विजय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ प्रिया। यह साधारण सा वाक्य इतना भारी था कि प्रिया को सिर उठाकर उन्हें देखना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। बचपन से उसे अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाने की आदत थी, किसी पर निर्भर रहने की नहीं।
कल जब कमला देवी ने उसे ढाबे से निकाला था तो उसने भी मन बना लिया था कि उसे खुद ही एक नया रास्ता खोजना होगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन अब उसके सामने एक मौका था, एक ऐसा मौका जिसके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। मैं ही क्यों? प्रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ी उलझन थी। क्योंकि तुम इसके लायक हो, श्री विजय ने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया। यह जवाब सुनकर प्रिया हैरान रह गई। वह लायक है? वह तो बस एक साधारण वेट्रेस थी जिसमें कुछ भी खास नहीं था। वह तो अपनी नौकरी भी नहीं बचा सकी। तो फिर श्री विजय जैसा आदमी उसकी मदद क्यों करना चाहता है? मैंने तुम्हें कल से देखा है, श्री विजय ने आगे कहा। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती, दयालुता। प्रिया ने धीरे से होंठ खींचे। दयालुता सिर्फ इसलिए कि उसने उन्हें एक वक्त का खाना दिया था। उसे नहीं लगा कि यह उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। उसने अपनी आवाज धीमी की। लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। मुझे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता। श्री विजय मुस्कुराए, एक सौम्य लेकिन गहरी मुस्कान। तुम्हें पता है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो होशियार हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनमें एक सबसे जरूरी चीज की कमी होती है। प्रिया सिर उठाकर उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। वह है मानवता। वह धीरे से चौंक गई। श्री विजय ने उसे देखा। उनकी आंखें जैसे उसके विचारों को पढ़ रही थीं। ज्ञान सीखा जा सकता है, अनुभव कमाया जा सकता है, लेकिन दयालुता वह हर किसी में नहीं होती। इन शब्दों ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसने सोचा था कि वह बहुत साधारण है, कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और उसके जैसे लोग कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन श्री विजय की बातों ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या दयालुता सच में इतनी जरूरी है? क्या वह भी कुछ सार्थक कर सकती है? श्री विजय ने धीरे से अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली। उन्होंने उसे मेज पर रखा और प्रिया की ओर खिसका दिया। यह वह काम है जो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। प्रिया ने नीचे देखा। उसने फाइल के कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा, देखा, जरूरतमंदों की सहायता के लिए संगठन एक सामुदायिक कार्यक्रम। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में सवाल थे। यह संगठन क्या है? यह उन लोगों की मदद करने की जगह है जैसे तुमने मेरी मदद की थी, श्री विजय ने जवाब दिया। गरीब लोग, वे लोग जिन्हें समाज ने भुला दिया है। प्रिया ने फाइल खोली और एक एक पन्ना पलटने लगी। सब कुछ साफ साफ बताया गया था। लक्ष्य, योजना, दान पुण्य के कार्यक्रम, रोजगार सहायता कार्यक्रम, अनाथ बच्चों की मदद। सब कुछ यथार्थवादी और सार्थक था। लेकिन जिस बात ने प्रिया को सबसे ज्यादा चौंकाया वह पहले पन्ने पर लिखी आखिरी पंक्ति थी, परियोजना प्रबंधक प्रिया। उसने तुरंत सिर उठाया। मैं यहाँ क्या करूँगी? श्री विजय ने उसे देखा। उनकी आंखें शांत लेकिन दृढ़ थीं। तुम इस कार्यक्रम की प्रबंधक होगी। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं? श्री विजय ने गंभीरता से पूछा। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया है। कोई भी जन्म से अनुभवी नहीं होता, श्री विजय ने कहा। तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिया को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। यह एक बहुत बड़ा मौका था। उसकी जिंदगी में एक पूरी तरह से नया मोड़ जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने हमेशा सोचा था कि वह सिर्फ एक वेट्रेस रहेगी, छोटे मोटे काम करेगी,
एक साधारण जीवन जिएगी। लेकिन अब एक नया रास्ता उसके सामने खुल गया था। सवाल यह था कि क्या उसमें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत थी। प्रिया ने अपने सामने रखी फाइल को देखा। उसका मन सैकड़ों विचारों से भरा था। क्या उसे हाँ कह देना चाहिए? प्रिया अभी भी उलझे हुए विचारों में डूबी थी जब वह छोटी सी चाय की दुकान से बाहर निकली। श्री विजय की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हर एक शब्द उसे बेचैन कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ आएगा। एक इतना अच्छा मौका कि उसे लगा कि वह इसके लायक नहीं है। वह अनजाने में चलती रही जब तक कि श्री विजय की गहरी आवाज ने उसे हकीकत में वापस नहीं लाया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। प्रिया ने धीरे से सिर उठाया और उनकी दृढ़ आंखों को देखा। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने वाले हैं, लेकिन किसी तरह वह मना नहीं कर सकी। शाम हो चुकी थी। कार कस्बे के केंद्र से निकलकर एक बड़ी सड़क पर चल रही थी। प्रिया पीछे की सीट पर बैठी थी, खिड़की से बाहर के नज़ारों को एक गहरी नज़र से देख रही थी। उसने श्री विजय से नहीं पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने पूछा भी तो शायद वह तुरंत जवाब नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद कार एक ऊंची इमारत के सामने रुक गई। प्रिया हैरान थी। ये उसके जैसे लोगों के लिए जगह नहीं थी। सूर्यास्त की रोशनी में चमकती हुई कांच की खिड़कियां, धातु के बड़े दरवाजे, वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड दरवाजे पर खड़े थे। यहाँ की हर चीज में एक ऐसा स्तर और विलासिता थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कार से उतरो, श्री विजय की आवाज आई। प्रिया झिझकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह फिर भी कार से उतरी और श्री विजय के पीछे चलने लगी। इमारत के अंदर शानदार माहौल ने प्रिया को और भी हैरान कर दिया। ये उन पुराने किराए के कमरों जैसा बिल्कुल नहीं था जहां वह रही थी। यहाँ हर एक चीज को बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया था। चमकते हुए संगमरमर के फर्श से लेकर दीवारों पर लगी कलाकृतियों और हर जगह फैली गर्म पीली रोशनी तक। उसे लगा जैसे वह खो गई है, वह इस दुनिया की नहीं थी। तो फिर श्री विजय उसे यहाँ क्यों लाए थे? लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। श्री विजय बाहर निकले और उसे पीछे आने का इशारा किया। जब उन्होंने सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो प्रिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अपार्टमेंट बहुत बड़ा और हवादार था, जिसमें कांच की खिड़कियों से पूरे शहर का नज़ारा दिखता था। कमरे का फर्नीचर सब कुछ महंगा था। मुलायम चमड़े से ढके सोफे, कीमती किताबों से भरी अलमारियां, चमकते हुए झूमर लकड़ी के फर्श पर प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे एक ऐसा माहौल बन रहा था जो आरामदायक भी था और शानदार भी। प्रिया मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वह हकलाते हुए बोली। क्योंकि यह वह जगह है जहाँ तुम रहोगी। श्री विजय के शब्द धीमे लेकिन भारी थे। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। नहीं हो सकता। उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैं ये नहीं ले सकती। श्री विजय ने उसे देखा। उनकी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह रुक गई। क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। उसके पास कभी कुछ नहीं था। उसे तंगहाली में साधारण भोजन और एक छोटे से किराए के कमरे में जीने की आदत थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह ऐसी शानदार जगह पर रहेगी। वह किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहती थी, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन श्री विजय धैर्यपूर्वक उसे देखते रहे। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें पता है कि कोई व्यक्ति किस चीज़ से लायक बनता है? प्रिया चुप रही। इसलिए नहीं कि वे अमीर हैं,
इसलिए नहीं कि वे होशियार या प्रतिभाशाली हैं। श्री विजय और पास आए उनकी आवाज और भी नरम हो गई। तुम किसी से भीख नहीं मांग रही हो। तुम्हें यह किसी आसमान से गिरे तोहफे की तरह नहीं मिल रहा है। तुम बहुत पहले से इसके लायक थी। प्रिया को लगा जैसे उसका दिल कांप उठा हो। उसे वह मुश्किल साल याद आए, वे दिन याद आए जब उसे खाने के लिए पैसे न होने के कारण भूखा रहना पड़ता था। उसे एक छोटे से किराए के कमरे में ठंडी रातें याद आईं, जब वह खुद से पूछती थी कि क्या वह हमेशा ऐसे ही जीती रहेगी। उसे कमला देवी द्वारा ढाबे से निकाले जाने का एहसास याद आया। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उसका कोई मूल्य ही ना हो, और अब कोई उसे कह रहा था कि वह एक बेहतर जीवन की हकदार है। क्या वह सच में इस पर विश्वास कर सकती थी? श्री विजय ने धीरे से एक चाबी मेज पर रखी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम सच में चाहती हो तो तुम अभी यहां से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम एक बेहतर भविष्य की हकदार हो, तो यह घर तुम्हारा है। प्रिया कुछ नहीं कह सकी। वह बस वहां खड़ी उस चाबी को देखती रही और एक नई जिंदगी के दरवाजे को देखती रही जो उसके सामने खुल रहा था। ढाबे के अंदर माहौल भारी और तनावपूर्ण था। कमला देवी काउंटर के पीछे बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्से की लकीरें थीं। पिछले कुछ दिनों से उसका ढाबा खाली पड़ा था। अब पहले की तरह भीड़ नहीं थी, न ही उन व्यंजनों की तारीफें थीं जिन पर उसे कभी गर्व था। यह सब उस फेटफुल रात की वजह से हुआ जब श्री विजय ने पूरे कस्बे के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया था। अब जब भी वह बाजार जाती, उसे अपने पीछे कानाफूसी सुनाई देती, तिरस्कार और दूरी भरी निगाहें। अब कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। उसने सब कुछ खो दिया था और इसका कारण सिर्फ एक था, प्रिया। उसकी मुट्ठी इतनी कस गई थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वह लड़की इसके लायक है, उसने दांत पीसते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी। एक गरीब लड़की, बिना परिवार के, बिना किसी सहारे के, उसे श्री विजय जैसे एक शक्तिशाली आदमी का सहारा मिल गया, और वह उसने इतने सालों से यह ढाबा बनाया था। कमर तोड़ मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ एक रात में सब कुछ ढह गया। नहीं, वह चुप नहीं बैठेगी। वह उस लड़की को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी बदलने नहीं देगी। जितना वह सोचती, उसके दिल में गुस्सा और भी भड़क उठता। अचानक पीछे से एक गहरी आवाज आई। लगता है आप बहुत खुश नहीं हैं। मालकिन कमला देवी चौंक कर पीछे मुड़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, छोटा कद, सलीके से पहने हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता थी। वह उसे जानती थी। वह कभी उसका कर्जदार था, इलाके में एक संदिग्ध कारोबारी। तुम यहां क्या करने आए हो? कमला देवी ने भौं सिकोड़ी। उसकी आवाज में नाराजगी थी। आदमी धीरे से हंसा और उसके सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने सुना है कि आपका ढाबा आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। कमला देवी ने ठंडी सांस भरी। कोई जवाब नहीं दिया। होना ही था। कौन एक बदनाम, बेरहम मालकिन की जगह पर खाना चाहेगा? यह बात आग में घी डालने जैसी थी। कमला देवी ने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम यहां सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? आदमी ने कंधे उचकाए। पूरी तरह से नहीं, मैं आपकी मदद करने आया हूं। कमला देवी रुक गई। उसकी तेज नजरें सामने बैठे आदमी पर टिकी थीं। तुम्हारा क्या मतलब है? आप चाहती हैं कि वो लड़की भी तकलीफ झेले, है ना? आदमी फीकी मुस्कान के साथ बोला। उसकी आंखों में एक योजना की चमक थी। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन जाहिर है आपको भी थोड़ी मेहरबानी दिखानी होगी। कमला देवी चुप हो गई। वह दुविधा में थी। पिछले कुछ दिनों में उसने सब कुछ खो दिया था।
सिर्फ ढाबा ही नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, वह गर्व जो उसने इतने सालों में बनाया था, अब सिर्फ प्रिया को ही फायदा हो रहा था। अगर वह चुप रही तो उस लड़की को सब कुछ मिल जाएगा और वह भूल जाएगी, एक हारी हुई इंसान मानी जाएगी। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसके होंठ कस गए। तुम क्या करने वाले हो? उसकी आवाज़ गहरी हो गई। आदमी मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि वह मान जाएगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और कमला देवी को एक ऑनलाइन लेख दिखाया। एक सनसनीखेज शीर्षक उसकी आंखों से टकराया। सिंड्रेला प्रिया की सच्चाई, सिर्फ एक गोल्ड डिगर। कमला देवी स्तब्ध थी। ये क्या है? आदमी ने शांति से घूंट चाय पी। आप क्या सोचती हैं अगर लोग ये मानने लगें कि वह लड़की सिर्फ श्री विजय का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है? अगर लोग ये मानने लगें कि उसने दयालु होने का नाटक किया, बेचारी होने का नाटक किया, ताकि अब वह दूसरों के पैसे पर ऐश कर सके। कमला देवी ने गला साफ किया। उसके दिमाग में एक काला विचार बनने लगा, लेकिन इस पर कौन विश्वास करेगा? वह अभी भी थोड़ी झिझक रही थी। आदमी हंसा। इस दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली चीज अफवाह है, खासकर जब वह लोगों की ईर्ष्या को निशाना बनाए। उसने उसे देखा। उसकी आंखें धूर्त थीं। आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कमला देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू भींच लिया। उसके दिल में एक जंग चल रही थी। एक हिस्सा उसे रोकना चाहता था, क्योंकि वह जानती थी कि प्रिया बुरी नहीं है, लेकिन दूसरा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, उस लड़की को उसी तरह तकलीफ में देखना चाहता था जैसे वह झेल रही थी। उसने सामने बैठे आदमी को देखा और फिर सिर हिला दिया। अगली सुबह प्रिया अभी अभी उठी थी। बिस्तर से बाहर निकलने से पहले ही उसका फोन अचानक बज उठा। उसने नींद में स्क्रीन को देखा। एक अनजान नंबर से एक संदेश। तुम एक धोखेबाज हो, है ना? प्रिया ने पलकें झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर फोन लगातार बजता रहा। तुमने श्री विजय का फायदा उठाने के लिए बेचारी होने का नाटक किया। तुम तो बहुत अच्छी गोल्ड डिगर हो। तुम जैसी लड़की की भी कोई मदद करता है। हर संदेश एक चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। वह स्तब्ध थी। फोन पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने सोशल मीडिया खोला और तुरंत उसकी आंखों के सामने कठोर शब्दों वाले लेख आ गए। प्रिया गरीबी का नाटक करके अमीर बनने वाली लड़की। आधुनिक सिंड्रेला कहानी के पीछे की सच्चाई। प्रिया एक धोखेबाज या एक शिकार? प्रिया की आंखें धुंधला गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या है? सुबह की शुरुआत खिड़की के पर्दों से छनकर आती धूप से हुई, लेकिन आज माहौल शांत नहीं था। मेज पर रखा फोन लगातार बज रहा था, जो अनगिनत संदेशों और मिस्ड कॉल्स का संकेत दे रहा था। प्रिया बिस्तर पर मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। हर एक कठोर संदेश उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। कितनी झूठी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। सोचा था बहुत अच्छी होगी, पता चला कि अभी पैसे की भूखी है। तुम क्या सोचती हो कि श्री विजय को धोखा देकर तुम पूरी जिंदगी आराम से जी सकती हो? प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कल ही उसे लगा था कि जिंदगी सच में उस पर मुस्कुरा रही है, और आज वह एक दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के तूफान का केंद्र बन गई थी। फोन की घंटी बजी, जिससे प्रिया हकीकत में वापस आई। उसने स्क्रीन पर देखा, श्री विजय कॉल कर रहे थे। उसके कांपते हाथों ने सुनने का बटन दबाया। प्रिया, क्या तुमने आज सुबह की खबरें पढ़ी? उनकी आवाज़ गहरी थी। अब पहले जैसी शांति नहीं थी। मैं
उसने होंठ काट लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक पल की खामोशी थी। फिर श्री विजय ने धीरे धीरे कहा, तुम शांत रहो, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? क्योंकि अब तक खबरें सोशल मीडिया पर फैल चुकी थीं। लोग मनगढ़ंत लेखों को शेयर कर रहे थे। उसे गरीब गोल्ड डिगर, आधुनिक झूठी सिंड्रेला कह रहे थे। किसी ने उसकी पुरानी तस्वीरें निकालकर उन्हें दुर्भावनापूर्ण शब्दों के साथ जोड़ दिया था। वह सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए बेचारी होने का नाटक करती है। श्री विजय की मदद मिले ज्यादा दिन नहीं हुए और वह एक शानदार अपार्टमेंट में रहने लगी। अब और क्या सबूत चाहिए? जागो लोगों, इस दुनिया में कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। हर एक शब्द एक चाकू की तरह प्रिया के दिल में चुभ रहा था। उसने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, खुद से कहा कि शांत रहना है, लेकिन उसकी आंखें कब की लाल हो चुकी थीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। प्रिया चौंक गई। उसने दरवाजे की ओर देखा। दस्तक की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। दरवाजा खोलो, तुम्हें सफाई देनी होगी। धोखेबाज हिम्मत है तो बाहर आकर बात करो। प्रिया घबरा गई। वे गुस्सैल शब्द अब सिर्फ इंटरनेट पर लिखे बेजान अक्षर नहीं थे। अब वे असली लोग बन गए थे जो उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे। वह एक कदम पीछे हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे क्या करना चाहिए? उसे ज्यादा देर घबराने का मौका दिए बिना फोन फिर से बज उठा। श्री विजय। उसने जल्दी से फोन उठाया। बाहर मत निकलना, उनकी आवाज दृढ़ थी। मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। उसने होंठ भींच लिए। उसके हाथ मेज के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में फंसेगी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया था। लेकिन क्यों? पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों हो गई थी? आधे घंटे बाद जब बाहर का शोर और भी बढ़ गया, एक काली कार अचानक अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। श्री विजय नीचे उतरे। उनका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था। दरवाजे के सामने चिल्ला रहे लोग रुक गए। अनजाने में थोड़ा पीछे हट गए। इस आदमी की तेज नजरों के सामने किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। वह बस सीधे अंदर गए जहां प्रिया कुर्सी पर सिकुड़ी बैठी थी। उसका चेहरा बेजान था। उसने उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, उसकी आवाज घेन गई। श्री विजय ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उसके बगल में बैठ गए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह मामला मैं देखूंगा, लेकिन मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। उनकी आवाज पक्की थी। प्रिया हैरान थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, मैं खुद सामने आकर बोलूंगा। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियों में एक नई खबर थी। अरबपति विजय युवा लड़की प्रिया के बारे में अफवाहों को साफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आधुनिक सिंड्रेला कहानी के पीछे की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। मीडिया की लड़ाई शुरू हो गई थी। प्रिया एक शिकार थी या एक फायदा उठाने वाली? प्रिया ने फोन पकड़ा और उन सुर्खियों को देखा। उसका मन बेचैन था। क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को शांत करने की कोशिश की। कल रात वह लगभग सो नहीं पाई थी। उसका दिमाग सैकड़ों विचारों से उलझा हुआ था। उसकी जिंदगी बहुत तेजी से बदल गई थी। कुछ ही दिन पहले वह एक छोटे से ढाबे में एक साधारण वेट्रेस थी। अब उसे मीडिया, जनता और सैकड़ों जांचती नजरों का सामना करना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में फंसेगी, लेकिन वह भाग नहीं सकती थी। प्रिया,
क्या तुम तैयार हो? श्री विजय की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। प्रिया ने एक और गहरी सांस ली और मुड़ी। श्री विजय वहां खड़े थे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे सच्चाई का सामना करना था। उसे अपनी इज्जत बचानी थी। एक बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। बाहर दर्जनों पत्रकार, कैमरे और फोटोग्राफर सुबह से ही जमा हो गए थे। भीड़ में हलचल थी, चर्चा हो रही थी और फ्लैश लगातार चमक रहे थे। हर तरफ चर्चा की आवाजें थीं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि पिछले कुछ दिनों से चल रही सनसनीखेज अफवाहों के पीछे की सच्चाई क्या है। एक आधुनिक सिंड्रेला की कहानी गढ़ी गई थी। एक गरीब लड़की को अचानक एक अरबपति से मदद मिली थी। लेकिन क्या यह सच में एक खूबसूरत कहानी थी या सिर्फ एक झूठा नाटक? यही जनता जानना चाहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमरे के अंदर बड़े अखबारों के दर्जनों पत्रकार और रिपोर्टर पूरी तरह से भर चुके थे। माहौल भारी और तनावपूर्ण था। मंच के बीच में एक मेज रखी थी, 2 खाली कुर्सियां। ये वह जगह थी जहां प्रिया और श्री विजय बैठने वाले थे। दरवाज़ा खुला। सबने एक साथ मुड़कर देखा। प्रिया अंदर आई। उसका हर कदम भारी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सैकड़ों आंखें उस पर टिकी हैं, उसकी हर हरकत की जांच कर रही हैं। लेकिन वह रुकी नहीं। वह मंच पर चढ़ी और श्री विजय के बगल में बैठ गई। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। कैमरों की आवाजें गूंज रही थीं। एक पत्रकार ने सबसे पहले हाथ उठाया। प्रिया, क्या आप बता सकती हैं कि इतने कम समय में आप एक ढाबे की कर्मचारी से एक अरबपति की मदद पाने तक कैसे पहुंची? यह एक गहरा सवाल था। पूरे कमरे की निगाहें उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। प्रिया ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। लेकिन तभी श्री विजय ने पहले माइक्रोफोन उठाया। मुझे लगता है यह सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल चुप हो गया। सबकी निगाहें उनकी ओर थीं। मैंने खुद प्रिया की मदद करने का फैसला किया, श्री विजय ने कहा। उनकी आवाज़ शांत लेकिन शक्तिशाली थी। मैं उनसे मुश्किल हालात में मिला एक युवा लड़की, जिसके दिल में दया थी, जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार थी, भले ही उसके पास खुद कुछ ना हो। और मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह इसके लायक है। पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन तुरंत बाद एक और पत्रकार ने बीच में टोका, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि प्रिया ने कभी आपकी दयालुता का फायदा नहीं उठाया? श्री विजय फीकी मुस्कान के साथ हाँ से। उन्होंने एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब ये दस्तावेज देखें। पत्रकारों ने उत्सुकता से उसे खोला और देखा, और फिर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल हिल गया। दस्तावेज़ में प्रिया को बदनाम करने वाले लेख के पीछे के संदिग्ध लेन देन का खुलासा था। इस बात के सबूत थे कि कुछ लोगों को झूठी अफवाहें फैलाने के लिए पैसे दिए गए थे, और इससे भी ज़्यादा इस सब के सबूत थे। पीछे के व्यक्ति का नाम भी था, कमला देवी। पूरा कमरा फट पड़ा। क्या आप कह रहे हैं कि प्रिया के बारे में सारी अफवाहें गढ़ी गई थीं? क्या कमला देवी ने ही झूठी खबरें फैलाने के लिए लोगों को काम पर रखा था? तो उन्हें इसकी क्या सजा मिलेगी? सवालों की झड़ी लग गई। पूरी जनता में उबाल आ गया। प्रिया स्तब्ध थी। उसके कान आसपास की आवाज़ों से सुन्न हो गए थे। लेकिन फिर एक सवाल ने उसे अपनी जगह पर जमा दिया। एक पत्रकार ने माइक्रोफोन उठाया और साफ आवाज़ों में कहा, तो कमला देवी, इस बारे में उनका क्या कहना है? माहौल अचानक शांत हो गया। सबने सांस रोककर
जवाब का इंतज़ार किया। कमला देवी का ढाबा, जो कभी लोगों से खचाखच भरा रहता था, अब गुस्से के एक तूफान का केंद्र बन गया था। भीड़ ढाबे के सामने की सड़क पर जमा थी, जांचती निगाहें, कानाफूसी की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। लोग अब कमला देवी को एक ढाबे की मालकिन के रूप में नहीं देख रहे थे। अब वह एक धोखेबाज, एक निर्दोष को बदनाम करने वाली थी। क्या आप इन आरोपों के बारे में कुछ बता सकती हैं? एक पत्रकार ने माइक्रोफोन कमला देवी के चेहरे के पास किया। उसकी आवाज़ में शक था। क्या यह सच है कि आपने प्रिया के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए लोगों को काम पर रखा था? फ्लैश लगातार चमक रहे थे। आपको यह करने के लिए कितने पैसे मिले? क्या आप प्रिया से माफ़ी मांगना चाहेंगी? कमला देवी का पसीना छूट गया, उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं और उसका सीना गुस्से से फूल रहा था। उसने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। उसने सोचा था कि कुछ अफवाहों से प्रिया का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। वह खुद ही पूरे कस्बे के सामने बेनकाब हो गई थी। मुझे कुछ नहीं कहना है, कमला देवी चिल्लाई माइक्रोफोन को दूर धकेलते हुए। कुछ नहीं कहना है, इसका मतलब है कि आप सब कुछ स्वीकार करती हैं। एक और पत्रकार ने सवाल किया। मुझे तुम लोगों को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, कमला देवी ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वह मुड़ी और ढाबे के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी भीड़ से एक आवाज़ आई। कमला देवी, तुम क्या सोचती हो कि तुम बच सकती हो? भीड़ से एक महिला बाहर निकली। वह थी श्रीमती शोभा, जो कभी कमला देवी के यहाँ काम करती थी। शोभा का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। आप लोगों को पता है, शोभा भीड़ की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ गुस्से से घेन गई। मैंने उनके ढाबे में कई साल काम किया। मेरा शोषण हुआ, मुझे गालियाँ दी गईं, लेकिन अपने परिवार के लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ा। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ काम करने वाले कई लोगों ने यही सहा है। हाँ, सही है, उसने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी थी, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उसने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए थे क्योंकि मैं कोई नियमित ग्राहक नहीं था, एक और ने गुस्से से कहा। उसने इतने बुरे काम किए हैं, अब जाकर उसका पर्दाफाश हुआ है। गुस्से की लहर फैलने लगी। जो लोग कभी उसके ग्राहक थे, जो कभी उसके लिए काम करते थे, सब एक साथ आरोप लगाने लगे। कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर कांपने लगे। उसने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। और फिर, कमला देवी, हमें बात करनी है, एक ठंडी गहरी आवाज आई। दूर से एक आदमी बाहर निकला, जिसके हाथ में दस्तावेजों का एक मोटा बंडल था। कमला देवी के कर्जदार, तुम्हें मैं याद हूं, आदमी ने होंठ सिकोड़े। तुम्हें वह कर्ज याद है जो तुमने अभी तक नहीं चुकाया? यह मत सोचना कि मैं भूल गया हूं। कमला देवी सुन्न खड़ी थी। तुम पर मेरा अभी भी एक तनपंदरी हो कि तुम्हें वह कम बड़ा कर्ज है, आदमी ने तेज आवाज़ों में कहा। और इस रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा लगता है कि अब तुम कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हो। तुम्हें पता है कि इसका क्या अंजाम होगा। कमला देवी सच में घबरा गई। नहीं, नहीं, मैं चुका दूंगी, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें काफ़ी समय मिल चुका है, कर्जदार ने उसे घूरते हुए ठंडी आंखों से कहा। मैं तुम्हारी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करूंगा, जिसमें यह ढाबा भी शामिल है। ये क्या हो रहा है? ये ढाबा जब्त होने का बाद था और कैसे मामले में जहाँ तक हाथ हो रहे वाला है, तो वह कर्ज में भी डूबी हुई है। सही है, बुरे काम का बुरा नतीजा, आखिर में सजा मिल ही गई। चर्चा और भी तेज हो गई। कमला देवी एक कदम पीछे हटी।
उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मोड़ पर आ जाएगी। कभी उसका एक व्यस्त ढाबा था, कभी वह एक सम्मानित मालकिन थी, लेकिन अपने लालच, अपने स्वार्थ के कारण उसने खुद को इस खाई में धकेल दिया था। कमला देवी जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, नहीं हो सकता। उसकी आवाज गैन गई। मैं सब कुछ ऐसे नहीं खो सकती। वह कर्जदार से भीख मांगने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने बस सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आसमान काला हो गया। एक तेज हवा चली जो मेज पर रखे कागजों को उड़ा ले गई। कमला देवी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें बेजान थीं। वह पूरी तरह से हार चुकी थी। जैसी करनी वैसी भरनी, एक पुराने कर्मचारी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दया थी। यह तुम्हारे किए की सजा है। प्रिया मुलायम चमड़े की कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अनजाने में अपनी साड़ी का पल्लू भींच रहे थे। उसके सामने श्री विजय अभी भी शांत थे। उनकी आंखें सौम्य लेकिन तेज थीं, जैसे वे उसके विचारों को पढ़ रहे हों। बड़े लेकिन आरामदायक कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ खिड़की से छनकर आती धूप काम की मेज पर पड़ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ बैठेगी, अपनी जिंदगी बदलने वाले एक मौके का सामना करते हुए, एक छोटे से ढाबे में काम करने वाली लड़की से, जिसे बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया गया था। अब श्री विजय जैसे व्यक्ति द्वारा एक नया दरवाजा दिया जा रहा था। क्या उसे अंदर कदम रखना चाहिए? उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? श्री विजय की गहरी आवाज गूंजी, जिसने उसे उलझे हुए विचारों से बाहर निकाला। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दुविधा थी। उसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, सब याद आया। कमला देवी का अपमान, लोगों का शक, झूठी अफवाहों का तूफान, और फिर श्री विजय से मिली अप्रत्याशित मदद। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसे अभी तक यह समझने का मौका भी नहीं मिला था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। उसने होंठ भींचे। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मैं ये करूंगी। श्री विजय संतुष्टि से मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। तुमने सही चुना। तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है। यह किसी भी अनुभव या डिग्री से ज्यादा जरूरी है। कल से तुम दान पुण्य संगठन में काम शुरू करोगी। बाहर बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। तुमने मेरी मदद की थी, अब समय है कि तुम दूसरों की मदद करो। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि क्या वह इसके काबिल है, लेकिन वह जानती थी कि वह यह करना चाहती है। वह अब वह लड़की नहीं रहना चाहती थी जो सिर्फ सिर झुकाकर अन्याय सहती रहे। अगली सुबह प्रिया दान पुण्य संगठन के मुख्यालय में थी। यह एक बड़ी इमारत थी, लेकिन इसमें विलासिता नहीं बल्कि अपनापन था। अंदर मुश्किल हालात में जी रहे लोगों की तस्वीरें दीवारों पर लगी थीं, जो हर किसी को उनके काम के महत्व की याद दिला रही थी। वह बड़े कांच के दरवाजे से अंदर आई। उसका मन बेचैन था। वह कभी ऐसी जगह पर नहीं आई थी। यह उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानती थी। एक अधेड़ उम्र की महिला एक गर्म मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। संगठन में आपका स्वागत है। मैं शोभा हूँ। मैं शुरू में आपकी मदद करूँगी। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। अभी भी थोड़ी अजीब लग रही थी। शोभा उसे ऑफिस का एक चक्कर लगवाने ले गई, हर एक हिस्से के बारे में बताते हुए। यहाँ ज़रूरतमंदों के आवेदन स्वीकार करने का एक कमरा था, परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग रूम था, दस्तावेज़ रखने का एक क्षेत्र था और एक छोटी सी रसोई भी थी जहाँ कर्मचारी
अपना दोपहर का भोजन तैयार कर सकते थे। उसे एक बिल्कुल अलग माहौल महसूस हुआ। कोई होड़ नहीं थी, कोई जांचती निगाहें नहीं थीं, या उन लोगों का स्वार्थ नहीं था जो सिर्फ अपने फायदे की परवाह करते थे। यहाँ हर कोई व्यस्त था, लेकिन उनके होंठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आज तुम्हारा पहला दिन है, पहले काम से परिचित हो जाओ। चिंता मत करो, यहाँ हर कोई तुम्हारी मदद करेगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। शायद यह वह जगह थी जहाँ वह बिलोंग करती थी। उस दोपहर उसे मुश्किल हालात में मदद मांगने आए लोगों का स्वागत करने का काम सौंपा गया। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा दुखी था अंदर आया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। नमस्ते अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आदमी थोड़ा झिझका और फिर हिचकिचाते हुए एक मुड़ा तोड़ा कागज़ मेज पर रख दिया। ये मदद के लिए एक आवेदन था। उसने सरसरी तौर पर जानकारी पढ़ी। एक बूढ़ा मजदूर जिसकी कोई स्थिर आय नहीं थी, जो वर्तमान में एक खराब से किराए के कमरे में रह रहा था। उसे अचानक श्री विजय याद आए, जिस दिन वे ढाबे में आए थे उसी दुखी चेहरे के साथ। अगर उस दिन उसने उनकी मदद नहीं की होती तो शायद वो आज यहाँ नहीं बैठी होती। उसने सावधानी से जानकारी भरी उनकी कहानी सुनते हुए, शुक्रिया बेटी, मैंने नहीं सोचा था कि कोई मेरी बात इतनी ध्यान से सुनेगा। प्रिया ने अपने हाथ में पेन को कसकर पकड़ लिया। उसे अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। उसने सही चुना था। शाम के समय जब वह अपनी मेज पर दस्तावेज सजा रही थी, एक छोटी सी लड़की पास आई और धीरे से उसकी साड़ी का पल्लू खींचा। दीदी, प्रिया ने झुककर मुस्कुराया। क्या हुआ बेटा? लड़की एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से पूछा, अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगी तो क्या कोई मेरी मदद करेगा? इस अप्रत्याशित सवाल ने प्रिया को रोक दिया। एक पल के लिए उसे उस मासूम आंखों में खुद की परछाई दिखी। उसने अपने सबसे मुश्किल दिनों में यह सवाल अपने दिल में पूछा था, एक अच्छा इंसान होना क्या इसके लायक है? क्या कोई इसे देखता है? वह झुकी और उस छोटे से हाथ को पकड़ लिया। उसे धीरे से भींचा, जैसे वह थोड़ी गर्मजोशी देना चाहती हो। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगी, कोई ना कोई जरूर देखेगा। लड़की मुस्कुराई, प्रिया भी मुस्कुराई। अब वह समझ गई थी। उस रात जब वह अपने ऑफिस में वापस आई, एक कर्मचारी अंदर आया जिसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था। प्रिया, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी है। उसने सिर उठाया, थोड़ी हैरान। उसने लिफाफा लिया। उसकी उंगलियां मुलायम कागज़ को छू रही थीं। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। एक हाथ से लिखी चिट्ठी। लिखावट साफ थी। हर एक अक्षर सावधानी से लिखा गया था, जैसे लिखने वाले ने हर एक पंक्ति लिखने में बहुत समय लगाया हो। उसने जल्दी से पहली कुछ पंक्तियां पढ़ीं और फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। यह चिट्ठी एक ऐसे व्यक्ति से थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। प्रिया अपने आधिकारिक तौर पर दान पुण्य संगठन में काम शुरू कर दिया, जो उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने मुश्किल हालात में जी रहे लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी मदद करना सीखा। एक छोटी लड़की ने उससे दयालुता के बारे में पूछा, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने जो रास्ता चुना था वह सही था। दिन के अंत में एक रहस्यमयी चिट्ठी आई जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। प्रिया खिड़की के पास बैठी थी। शाम की कोमल धूप उस पर एक गर्म पीला रंग बिखेर रही थी। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था।
जिस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। बस कागज पर एक साफ लिखावट में लिखा था, प्रिया के लिए। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसका दिल उत्सुकता और घबराहट से भरा था। उसकी उंगलियां साफ सुथरी लिखावट पर धीरे धीरे फिरीं। हर एक अक्षर इतनी सावधानी से लिखा गया था जैसे लिखने वाले ने हर एक शब्द चुनने में बहुत समय लगाया हो। प्रिया जी, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यह दूरता समय लगाया हो। चिट्ठी लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन शायद आपको मैं याद नहीं हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसकी आपने बहुत समय पहले एक बार मदद की थी। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, आपने मुझे एक खाने का डिब्बा दिया था जब मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी वजह से मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। आज मेरे पास एक स्थिर नौकरी है और एक छोटा सा घर है जहां मैं लौट सकता हूं। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि आपकी दयालुता ने मेरी जिंदगी बदल दी। शुक्रिया प्रिया। प्रिया ने चिट्ठी नीचे रखी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे याद नहीं था कि लिखने वाला कौन था, लेकिन इन शब्दों ने उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास कराया। इतने समय से वह हमेशा खुद से पूछती थी कि क्या दयालुता इसके लायक है, क्या कोई इसे सच में देखता है, और अब उसे अपना जवाब मिल गया था। हर दयालु काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक चमत्कार कर सकता है। वह चुपचाप बैठी रही, विचारों को अपने दिमाग में बहने दिया। वह कभी एक गरीब लड़की थी जो दिन रात संघर्ष करती थी, कभी निराश थी, ढाबे से बिना किसी के समर्थन के निकाल दी गई थी, कभी सड़क पर खड़ी थी, ये नहीं जानती थी कि कल क्या होगा। लेकिन उसकी दयालुता, एक सबसे साधारण काम ने उसकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया। उसकी नजरें दूर तक गईं, जहां क्षितिज पर सूरज चमक रहा था। उस शाम प्रिया सड़क पर निकली। छोटा कस्बा वैसा ही था, लेकिन जैसे सब कुछ किसी तरह से बदल गया था। उसने देखा कि लोग कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन अब पहले की तरह शक या तिरस्कार भरी निगाहें नहीं थीं। अब वे उसे एक अलग तरह से देख रहे थे, एक शांत सम्मान के साथ। वह पुराने ढाबे के पास से गुजरी जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। पुराना बोर्ड अभी भी दरवाजे पर लटका था, लेकिन अंदर सुनसान था। कमला देवी अब वहां अपनी तेज नजरों के साथ नहीं बैठी थी। जब से सब कुछ सामने आया था, उसके ढाबे ने लगभग सारे ग्राहक खो दिए थे। कोई भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहता था जिसने कभी गरीबों के साथ बेरहमी की हो। प्रिया का अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। सब कुछ बीत चुका था और अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सड़क पर आगे बढ़ती रही, जहां छोटी छोटी दुकानें रोशन होने लगी थीं। खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी। एक दुबला पतला बुजुर्ग एक ढाबे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें मेन्यू कार्ड को चिंता से देख रही थीं। प्रिया के कदम धीमे हो गए। उस बुजुर्ग की परछाई ने उसे किसी और की याद दिला दी। अतीत में किसी दिन वह तुफका समय का गरने के पीछा दिया। अब और नहीं झिझकी। धीरे धीरे आगे बढ़ी, ढाबे वाले को बुलाया और उस बुजुर्ग के लिए पहले से एक भोजन का भुगतान कर दिया। ढाबे वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सिर हिला दिया। जब बुजुर्ग ने सिर उठाकर हैरानी से उसे देखा, तो प्रिया बस मुस्कुराई। आज मेरी तरफ से एक भोजन, अंकल। बुजुर्ग रुक गए, उनकी बूढ़ी आंखें चमक उठीं। बहुत समय हो गया किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया हो। प्रिया ने बस धीरे से सिर हिलाया। आप बस आराम से खाइए। फिर वह चली गई, इससे पहले कि वह और कुछ कह पाते। शाम की हवा धीरे धीरे चला रही थी, जिसमें खाने की महक थी।
मिट्टी की महक और उसके दिल में बची हुई गर्मजोशी। उसे अचानक एहसास हुआ कि दयालुता एक ऐसे चक्र की तरह है जो कभी नहीं रुकता। आज वह किसी की मदद करती है, कल वे किसी और की मदद कर सकते हैं, और इसी तरह अच्छी चीजें हर जगह फैल जाएंगी। उस जानी पहचानी सड़क पर उसने सिर उठाकर आसमान को देखा। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, सूरज लाल था और सूर्यास्त की रोशनी ने पूरे कस्बे को एक गर्म नारंगी रंग में रंग दिया था। वह मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि दयालुता की कहानी आगे भी जारी रहेगी। प्रिया को एक अनजान व्यक्ति से एक चिट्ठी मिली। उन्होंने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इससे उसे एहसास हुआ कि दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, किसी की किस्मत बदल सकती है। वह सड़क पर निकली और एक गरीब बुजुर्ग से मिली और उसे एक भोजन की मदद करने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने श्री विजय की मदद की थी। कमला देवी का ढाबा अब खाली था, सब कुछ बदल गया था। कहानी प्रिया के आसमान की ओर देखने के साथ खत्म होती है, ये जानते हुए कि दयालुता की कहानी कभी नहीं रुकेगी। जीवन मूल रूप से कर्म का एक चक्र है। प्रिया ने किसी की मदद की थी बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के, लेकिन उसी दयालुता ने उसे एक नए रास्ते पर पहुंचाया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा काम भी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बना सकता है, जो अजनबियों तक अच्छी चीजों को फैलाता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि एक अच्छा इंसान होना क्या इसके लायक है? क्या किसी की मदद करना इसके लायक है जब आप खुद मुश्किल में हो? क्या दयालु होना इसके लायक है जब कभी कभी बदले में सिर्फ कृतज्ञता मिलती है? लेकिन याद रखें, चाहे कुछ भी हो, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि इसका तुरंत जवाब न मिले, लेकिन ये हमेशा आपकी जिंदगी में किसी न किसी समय वापस आने का रास्ता खोज लेगी। इसलिए अगर आपके पास किसी की मदद करने का मौका है, चाहे वह सिर्फ एक प्रोत्साहन का शब्द हो, एक भोजन हो या एक छोटा सा काम, तो बस कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जो आप आज दे रहे हैं वह किसी के लिए कल आगे बढ़ने का कारण बन जाए। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप मानते हैं कि दयालुता का हमेशा मोल होता है तो कमेंट में 1 लिखिए। और अगर आप ऐसी ही सार्थक कहानियाँ सुनना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगले वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, आप लोग कहाँ से ये सुन रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ ज़रूर साझा करें। हमें आपके किस्से पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।